नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और बात दुर्ग के सियासी गणित की हम करने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूं तो आपको कई जतन करने होंगे, लेकिन कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ फतह करना है तो दुर्ग को साधना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए सियासी समीकरणों को समझने के लिए जरा दुर्ग की सियासत और नेताओं की चाल को समझना भी जरूरी होगा। और दुर्ग की सियासी गणित पर इसीलिए आज हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं और दिखाएंगे दुर्ग का सियासी गणित। जी हां, जब बात दुर्ग की होती है तो दुर्ग किसी नेताओं के किले से कम नहीं होता, जहां छत्तीसगढ़ के कई नेताओं की राजनीति शुरू हुई और यहीं से ही उन्होंने पूरे प्रदेश की सियासत को भी दिशा दी। इस दुर्ग ने प्रदेश को कई मुख्यमंत्री भी दिए हैं, जिसमें रमन सिंह से लेकर के भूपेश बघेल तक शामिल हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के नेताओं की सियासत को समझने के लिए जरा पहले दुर्ग को ही जान लीजिए। तो क्या है दुर्ग का इतिहास और क्या कुछ है बेहद खास दुर्ग में, जरा देखिए। छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल पर शिवनाथ नदी के पूर्व में दुर्ग जिला स्थित है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग का राजनीतिक और भौगोलिक महत्व तो है ही, लेकिन दुर्ग संभाग का ऐतिहासिक और औद्योगिक लिहाज से भी काफी महत्व है। ये संभाग अपने आप में एक समृद्ध इतिहास की समेटे है। दुर्ग ऊपरी शिवनाथ महानदी घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। संभाग का ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ का मैदानी हिस्सा है। दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का भी अग्रदूत रहा है। दुर्ग संभाग में क्या है, सबसे पहले यहाँ चालू हुआ राजनांदगांव में, जो राजनांदगांव दुर्ग इसमें संभाग इसमें अंतर्गत आता है। राजनांदगांव में जब काटल मिल चालू हुआ, उसके बाद दुर्ग संभाग का एक औद्योगिक क्रांति टाइप से निकला। उसके बाद 54-55 में भिलाई स्टील प्लांट आने के बाद दुर्ग संभाग का एक अलग ही महत्व बढ़ गया है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में आज भिलाई के कारण विश्व में इसको जाना जाता है। संभाग माने इंडस्ट्रियल एरिया की दृष्टि से, और यहाँ उसके शाखाएं इतनी बन गई है, अभी छोटे छोटे उद्योग जो लग रहे हैं वो उससे बहुत बड़ा असर करता है दुर्ग संभाग को। जहां भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के साथ ही न सिर्फ जिले बल्कि संपूर्ण प्रदेश का चौतरफा औद्योगिक विकास हुआ। कभी महाकौशल का हिस्सा था दुर्ग। जैन, बौद्ध, गुप्त वंश, हैष्य वंश के राजवंशों ने शासन किया। 1906 से पहले रायपुर जिले की तहसील था दुर्ग। 1 जनवरी 1906 को दुर्ग जिले का गठन हुआ। रायपुर और बिलासपुर जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर बना दुर्ग। दुर्ग के गठन के समय दुर्ग, बेमेतरा और बालोद 3 तहसीलें थीं। राजनांदगांव और कबीरधाम, कवर्धा जिले भी दुर्ग का हिस्सा थे। शिवनाथ नदी के पूर्व में स्थित दुर्ग छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास का आईना है। भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिले की शान है, तो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी पहचान। ये सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई और छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक रामचंद्र देशमुख का जन्म स्थान है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्म भी यही हुआ है। यहाँ 35 से ज्यादा प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, जो अपने अनूठे संस्कारों, परंपराओं, नृत्य, गीत और छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। तो दुर्ग के इतिहास और यहां की खास बात समझने के बाद अब आपको दुर्ग पर बीजेपी कांग्रेस की नजर क्यों रहती है और क्यों दुर्ग दलों के लिए इतना ज्यादा खास होता है, अब ये दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चली है और कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद में जुट चुके हैं। नेता गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, कोई टिकट के लिए पसीना बहा रहा है तो कोई बड़े नेताओं के चक्कर काट रहा है ताकि उनके टिकट पाने का सपना पूरा हो पाए। लेकिन इस सब के बीच छत्तीसगढ़ का सबसे वीआईपी संभाग दुर्ग क्यों है इतना खास और क्यों इस संभाग पर सबकी नजरें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। दुर्ग संभाग को कांग्रेस का दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस संभाग की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। 20 विधानसभा सीटों वाले इस संभाग में 18 सीटों पर कांग्रेस का,
2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं जोगी कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में खैरागढ़ उपचुनाव में जोगी कांग्रेस की 1 सीट कांग्रेस ने उससे छीन ली थी। कांग्रेस इस संभाग में बेशक मजबूत है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपनी सभी 18 सीटों को बचाने के लिए फिर एक बार पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि सभी सिटिंग एमएलए हैं और अगर कोई भी सीट कांग्रेस यहां से हारती है तो कांग्रेस को इस चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दुर्ग संभाग के बालोद की सभी 3, बेमेतरा की 3 और कवर्धा जिले की सभी 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजनांदगांव जिले में भी कांग्रेस का बहुमत है। आपको बता दें कि अविभाजित राजनांदगांव जिले की 6 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है। वहीं राजनांदगांव की 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दुर्ग और राजनांदगांव दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। दुर्ग संभाग में क्या है, सबसे पहले यहाँ चालू हुआ राजनांदगांव में, जो राजनांदगांव दुर्ग इसमें संभाग के इसमें अंतर्गत आता है। राजनांदगांव में जब काटल मिल चालू हुआ, उसके बाद दुर्ग संभाग का एक औद्योगिक क्रांति टाइप से निकला। उसके बाद 54-55 में भिलाई स्टील प्लांट आने के बाद दुर्ग संभाग का एक अलग ही महत्व बढ़ गया है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में आज भिलाई के कारण विश्व में इसको जाना जाता है। संभाग मैंने इंडस्ट्रियल एरिया एक दृष्टि से, और यहाँ उसके शाखाएं इतनी बन गई है, अभी छोटे छोटे उद्योग जो लग रहे हैं, वो उससे बहुत बड़ा असर करता है दुर्ग संभाग को। अब बात करते हैं वीआईपी संभाग दुर्ग की, जहां कांग्रेस की साख दांव पर क्यों है, जरा ये भी जानते हैं। दरअसल दुर्ग संभाग कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के दिग्गज नेताओं का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साजा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा से, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार अभिहारा से और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा से आते हैं। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी दुर्ग संभाग के राजनांदगांव से ताल्लुक रखते हैं। इन प्रभावशाली नेताओं की मौजूदगी यहां के राजनीतिक महत्व को और बढ़ा देती है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर दुर्ग संभाग की सभी सीटों पर जीत का दबाव ज्यादा हो जाता है। मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री इसी संभाग से हैं और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुके हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में दुर्ग संभाग में कांग्रेस की साख दांव पर है। दुर्ग संभाग से बीजेपी के सिर्फ 2 ही विधायक हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो वहीं दुर्ग के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से विद्या रतन भसीन विधायक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दुर्ग संभाग से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी ताकत से दुर्ग संभाग में अपनी जीत को लेकर चुनावी मैदान में है। दुर्ग में कांग्रेस का किला कितना मजबूत है ये तो नजर आ रहा है, लेकिन दुर्ग पर कांग्रेस की मजबूती उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। लेकिन 2023 में बीजेपी कांग्रेस के इस किले में सेंधमारी कर पाएगी, इसको समझने के लिए आपको जरा जातिगत गणित भी दिखाते हैं, जिससे ये समझ आए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुर्ग की दौड़ बड़ी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। तो दलों की नजर क्यों रहती है दुर्ग पर, ये तो आपसे समझ लिया, लेकिन सियासी गणित के साथ साथ यहां पर जातीय गणित क्या है वो भी समझना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक इतिहास में दुर्ग की जो अहमियत है वो बाकी संभागों से इसको बेहद अलग बनाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले इसी संभाग से मौजूदा मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के 6 मंत्री आते हैं। तो क्या है दुर्ग के सियासी योद्धाओं की जानकारी, अब पहले वो दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2023 चुनाव की लड़ाई किसी भी दल के लिए आसान रहने वाली नहीं है। चुनावी इतिहास चाहे जो भी रहे हों, सियासत का तरीका किसी भी तरह का रहा हो, लेकिन समय के साथ बदलती सियासी हवा हर माहौल को बदलने का दम रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में चेहरा और चाल दोनों का बड़ा असर होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चेहरे की चर्चा होगी तो बात मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी होगी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी। यही नहीं, बात गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की भी होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं दुर्ग को
खास बनाने वाले यहाँ के दिग्गज नेताओं के बारे में। साल 2018 समय विधानसभा चुनाव का। उस समय कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया था, लेकिन इस कामयाबी के पीछे काम किया 3 लोगों की तिकड़ी ने। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव और मोहन मरकाम की तिकड़ी ने ऐसा काम किया कि सालों साल की सरकार को छत्तीसगढ़ से ऐसे साफ किया कि बीजेपी 15 सीटों पर आकर सिमट गई। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बड़ी मजबूती के साथ आई और इसका श्रेय भूपेश बघेल को गया। हालांकि इनको इसका इनाम भी मिला और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी। सरकार में रहकर काम और छवि भूपेश बघेल की ऐसी बनी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भूपेश बघेल का कद न सिर्फ प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच सीएम की योजनाओं के बारे में अक्सर ऐसी ही चर्चाएं होती रहती हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माता कौशल्या की अंचल में बैठे और काम किया, साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व की काट भी निकाल ली है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमकर प्रोजेक्ट कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माता कौशल्या के मंदिर बनाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं देश भर में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पर चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए भूपेश बघेल जनता के बीच जाकर भेंट मुलाकात भी करते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भूपेश बघेल का कद लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व में भूपेश बघेल की अलग ही छवि बनी है। यही कारण है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। इसके साथ ही प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी के भी खास माने जाते हैं। पार्टी में लगातार भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है। तो ये तो बात रही प्रदेश के मुखिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता की, लेकिन अब जरा आपको कैबिनेट के उस चेहरे के बारे में भी बताते हैं जो दूसरे सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल है। नाम है ताम्रध्वज साहू। स्वभाव से सौम्य और साहू समाज की ताकत के तौर पर पहचान बनाने वाले प्रदेश के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू 1998 में पहली बार विधायक चुने गए ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ की पहली सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। 2003 और 2008 में भी विधायक चुने गए, लेकिन 2013 में वो बेमेतरा विधानसभा का चुनाव हार गए। 1 रुपए की चावल योजना चलाकर चाउर वाले बाबा के नाम से बनी पहचान से रमन सिंह सालों साल तक सत्ता में काबिज रहने में कामयाब रहे और रमन सिंह के नाम बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद यानी 15 साल 10 महीने तक बने रहने का कीर्तिमान भी है। दरअसल जुलाई 2016 में रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया था। पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे रमन सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पार्षद का चुनाव लड़कर की और जीत दर्ज की। तब कवर्धा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 1990 में रमन सिंह कांग्रेस के जगदीश चंद्रवंशी को हराकर कवर्धा विधानसभा सीट से विधायक बने। 1993 में वो एक बार फिर विधायक बने। 1998 में उनके राजनीतिक करियर को खत्म माना जाने लगा जब वो विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन पर भरोसा जताते हुए राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव में उतारा और कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा को हराकर रमन सिंह अटल सरकार में वाणिज्य